कक्षा 12 हिंदी। मैं RS प्रसाद। आज आप लोगों को पाठ 7 बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखित है। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो ये हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पहले इनकी कविता लेते हैं। बादल राग। तीरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रण तरी भरी आकांक्षाओं से, घन बेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर में पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्रल के बादल। फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, आसीन पात से सापित उन्नाव सत सत वीर। छत विछत हत अलचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल। हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है सैसव का सुकुमार शरीर। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ऐ विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार ऐ जीवन के पारावास। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी जी जो है वो बादल की गर्जना का लेके चल रहे हैं। तो चलते हैं पहले एक कवि परिचय की तरफ। ये है पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1899 महिषादल जिला मोदिनीपुर बंगाल में हुआ था। आपके पैतृक गांव का नाम गढ़कोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुआ था तथा आपके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। आप जब 3 वर्ष के थे तब आपकी माता जी का देहांत हो गया, जिसके कारण आपकी स्कूली शिक्षा प्रभावित हुई। आपने अपने स्वाध्याय से अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। आर्थिक विपन्नताओं, संघर्षों, असमय पत्नी व पुत्र की मृत्यु जनित जीवन की यथार्थ अनुभूतियों पर आपका गहरा प्रभाव पड़ा। अक्टूबर सन 1961 इलाहाबाद में महाप्राण आपका निधन हो गया। चलते हैं रचनाओं के बारे में जानते हैं कि आपकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं। तो नंबर 1 है कविता संग्रह अनामिका, परमेल, गीतिका, बेला, नए पत्ते, अणिमा, तुलसीदास, कुकुर मुत्ता आदि। निबंध की भी बात कर लेते हैं तो प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक आदि। कहानी संग्रह की बात करते हैं चतुरी, चमार, लिली, सखी, अपने घर आदि। नाटक भी देखिए क्या है, समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध आदि। उपन्यास अलका, अप्सरा, प्रभावित, निरुपमा, काले कारनामे आदि। और रेखा चित्र जो है वो बिल्लेसुर, बकरिया और कुल्ली भाट। उपरोक्त के अतिरिक्त आपने आनंद मठ, कपाल, कुंडला, चंद्रशेखर, दुर्गेश नंदिनी, रजनी व देवी चौधरानी आदि के अनुवाद सह समन्वय तथा मतवाला पत्रिका का संपादन भी किया। काव्यगत विशेषताएं देखते हैं बच्चों। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक आपकी रचनाओं में छायावादी, सह प्रगतिवादी एवं प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं मिलती हैं। कविता को नूतन स्वर से सजाने वाले आप एक ओर तो कबीर की परंपरा से जुड़े रहते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत बनकर उभरे हैं। आपका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन क्रांति और
निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा के द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए है कि वह किसी सीमा में बंध नहीं पाता। आपका निर्बंध और उदांत काव्य व्यक्तित्व, कविता और जीवन में फांक के स्थान पर खुले मिले हैं। आपकी कविता उल्लास, शोक, राग विराग, उत्थान पतन, अंधकार प्रकाश का सजीव कोलाज है। आपके मुक्त छंद विषयक तथ्य, रूढ़ियों आदि के बंधन मुक्ति के साथ काव्य विषय एवं युग सीमाओं को भी अतिक्रमित करते हैं। भाषा शैली की बात करते हैं तो आपकी साहित्यिक भाषा तत्सम शब्दावली युक्त परिमार्जित खड़ी बोली है। बांग्ला भाषा के प्रभाव से आपके काव्यों में सहज गेयता एवं संगीतात्मक है। प्रगतिवादी काव्यों में सहजता, सरलता व बोधगम्यता है। भावों को उभारने के लिए उर्दू, फारसी सह अंग्रेजी शब्दों का आपने हिंदी के शब्द जैसे गजब का प्रयोग किया है। कविता का सार देखते हैं बच्चों, क्या है कविता में, क्या कहा गया है। प्रगतिवादी कवि निराला जी ने बादल राग कविता के माध्यम से जन क्रांति को प्रदर्शित किया है। कवि कहता है कि वायु रूपी समुद्र में क्रांतिकारी बादलों की सेना छा गई है। इससे क्षणिक सुखों पर संकट के बादल छा गए हैं और दुखी जनों के लिए नई संभावनाओं के अंकुर फूटने लगे हैं। बादल युद्ध की नौका के समान गर्जन तर्जन की बजाते हुए उमड़ते चले आ रहे हैं। पृथ्वी की गोद में दबी हुई आशाओं के अंकुर आशा युक्त दृष्टि से इन बादलों को ताक रहे हैं। बार बार बादलों का गर्जन, मूसलाधार वर्षा और बिजली की कड़क को सुन सुनकर बड़े बड़े सूरवीर योद्धा भी हो जाते हैं और चट्टानें खिसकने लगती हैं। यहाँ असनेपात से स्थापित विशेषणों उन पर्वतों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो बिजली गिरने से व्याकुल एवं भयभीत हैं, लेकिन छोटे पौधों में प्रसन्नता छाने लगी है। वे बादलों को आता देख अपनी अपार खुशी के साथ खिलखिलाने लगते हैं। क्रांति का यह शोर छोटों को बहुत आनंद देता है। इसके अतिरिक्त कीचड़ में मानो उत्सव सा मनने लगता है। उसमें कमल खिलने लगते हैं। बड़ी अट्टालिकाओं में रहने वालों ने अपने खजाने को बंद कर लिया है। धन ऐश्वर्य से भरपूर रहने पर भी उन्हें संतोष नहीं। वे सदा डरे रहते हैं। सार्वजनिक सुरक्षित जगह पर अपने सुंदरी से लिपटे हुए वे लोग बादलों के गर्जन सुनकर कांप रहे हैं। किसान मात्र हड्डियों का ढांचा भर रह गया है, क्योंकि उसका रक्त मांस धनिकों ने चूस लिया है। हे जीवन दाता बादल, तुम ही बरस कर उस पर कृपा करो। तुम्हारी ऐसी क्रांति घटित करो जिससे वे शोषण से मुक्त हो जाएं। चलते हैं एक एक की तरफ अब लेते हैं, इनके संदर्भ से व्याख्या की बात करेंगे। तो यह है, तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, घन भेरी गर्जना से सजग सुप्त अंकुर, उर में पृथ्वी के आशाओं के नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ऐ विप्लव के बादल। तो चलते हैं, ये शब्दार्थ है बच्चों। तीर्थी मतलब तैरती, समीर मीन्स वायु है, सागर मीन्स समुद्र है, दग्ध मीन्स जला हुआ, निर्दय मीन्स क्रूर, प्लावित मीन्स डूबा हुआ, माया मीन्स खेल, रणतरी युद्ध का नौका, आकांक्षा मीन्स कामना, भेरी मीन्स नगाड़ा, सजग मीन्स जागरूक, सुप्त मीन्स सोया हुआ, अंकुर मीन्स बीज से निकला छोटा पौधा, उर मीन्स हृदय, नव जीवन मीन्स नया जीवन, ताकना मीन्स एक टक देखना। चलिए संदर्भ की बात कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत चर्चित कविता बादल राग से उद्धृत है।
प्रसंग की भी बात कर लेते हैं। इस कविता का आरंभ समीर सागर पर तिरती हुई क्षणिक सुख और दुख की छाया के संकेत से होता है। संसार का हृदय दुख से दग्ध है, उस पर निर्दय विप्लव की माया के समान बादल है। इन पे माया के समान है बादल। चलो व्याख्या की बात कर लेते हैं। कवि कहता है कि क्रांति के प्रतीक बादल आकाश में मंडराते हुए तुम पावन सागर में तैरती हुई नौका समान प्रतीत होता है। यह वैसे ही दिखाई दे रही है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। अर्थात मानव जीवन के सुख क्षणिक और अस्थायी है, जिन पर दुख की काली छाया मंडराती रहती है। संसार के दुखों के दग्ध हृदयों पर निष्ठुर क्रांति का मायावी विस्तार भी इसी प्रकार फैला हुआ है। दुखी जनों को तुम्हारी इस युद्ध नौका में अपनी मन वांछित वस्तुएं भरी प्रतीत होती हैं। अर्थात क्रांति के बादलों के साथ दुखी लोगों की इच्छाएं जुड़ी रहती हैं। हे क्रांति के प्रतीक बादल, तुम्हारी गर्जना को सुनकर पृथ्वी के गर्भ में सोए बीज अंकुरित होने लगते हैं। अर्थात जब दुखी जनता को क्रांति की गूंज सुनाई पड़ती है, तब उनके हृदय में सोई बुझी आकांक्षाओं के अंकुर पुनः उगते प्रतीत होने लगते हैं। उन्हें लगने लगता है कि उन्हें एक नया जीवन प्राप्त होगा। अतः वे सिर उठाकर बार बार तुम्हारी ओर ताकने लगते हैं। क्रांति की गर्जना से ही पीड़ित के मन में एक नया विश्वास जागृत होने लगता है। अब इसमें प्रश्नोत्तर आते हैं बच्चों। देखते हैं, प्रस्तुत काव्यांश के कवि का नाम एवं कविता का शीर्षक बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने बादल को कहाँ तैरते हुए तथा किसकी छाया एवं माया के रूप में चित्रित किया है। नंबर तीसरा है, संसार का हृदय कैसा हो गया है। और नंबर 4 है, बादल की रणभेरी का सुप्त अंकुरों पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। इन सभी के उत्तर चलते हैं, देखते हैं बच्चों एक एक करके। तो ये उत्तर है नंबर 1, प्रस्तुत काव्यांश के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है तथा कविता का शीर्षक बादल राग है। नंबर 2 है, कवि ने बादल को समीर सागर पर तैरते हुए अस्थिर सुख पर दुख की छाया तथा विप्लव अर्थात प्रलय की माया के रूप में चित्रित किया है। तीसरा है, संसार का हृदय गर्मी के ताप तथा शोषकों के शोषण से उत्पन्न दुख के कारण दग्ध है। चौथे का आंसर है, बादलों की गर्जना रूपी रणभेरी सुनकर धरती के भीतर सुप्तावस्था में पड़े बीजांकुर सजग हो गए हैं। वे नव जीवन प्राप्ति की आशा में सिर उठाकर बादल के बरसने की प्रतीक्षा करने लगे हैं। ये कुछ और प्रश्न है इसके। काव्यांश के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, काव्यांश की भाषा पर प्रकाश डालिए। और नंबर 3 है, विप्लव के बादल में कौन सा अलंकार है। तो चलो बच्चों देखते हैं, इसमें उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहले का उत्तर, इस काव्यांश में कवि का भाव की चेतना से युक्त है। यहाँ निराला के प्राकृतिक प्रतीकों का प्रयोग क्रांति के संदर्भ में किया है। सामाजिक विषमता दूर कर शोषक वर्ग के विनाश एवं वंचित को नव जीवन प्रदान करने में बादलों के गर्जन एवं वर्षण की प्रमुख भूमिका है। बादल क्रांति दूत की मुद्रा में चित्रित किए गए हैं। मानवीकरण एवं अंतरास अलंकारों के प्रयोग से एक नए प्रभाव एवं सौंदर्य की सृष्टि हुई है। दूसरे का आंसर है, काव्यांश की भाषा छायावादी काव्य शैली के अनुरूप लाक्षणिक तथा तत्समक शब्द प्रधान है। भाषा प्रवाहमयी एवं अत्यंत प्रभावी बन पड़ी है। तीसरे प्रश्न का उत्तर है, विप्लव के बादल में रूपक अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। फिर बार बार गर्जन, वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, आसने पात से स्थापित उन्नत सत सत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। गर्जन मीन्स गरजना है, वर्षण मीन्स बारिश,
मूसलाधार जोरों की, हृदय थामना, भयभीत होना, वज्र हुंकार, वज्रपात, असिनपात, बिजली गिरना, सापित मीन्स शापग्रस्त, सत सैकड़ों, छत विछत, घायल, अचल मीन्स अडिग, गगन स्पर्शी, आकाश को छूने वाला। तो चलते हैं बच्चों, संदर्भ देखते हैं इसका। प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत चर्चित कविता बादल राग से उद्धृत है। प्रसंग देखिए बच्चों, काव्यांश की इन पंक्तियों में कवि निराला बादलों को हाहाकारी रूप का वर्णन किया है, उसके क्रांतिकारी स्वरूप का वर्णन किया है। व्याख्या देखते हैं बच्चों। कवि कहते हैं कि बादल बार बार गर्जना कर रहे हैं और मूसलाधार बरस रहे हैं, अर्थात बादल तेज गरज के साथ खूब बरस रहे हैं। उनकी गर्जन की आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। उसके गरजने की आवाज वज्र के समान है, उसके अंग प्रत्यंग में बिजलियां सोई हैं। भले ही बिजली रूपी तलवारों के प्रहार से उनका शरीर छत विछत और विदीर्ण होकर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, लेकिन वे अदम्य योद्धा की भांति गरजते और हुंकार भरते हुए पृथ्वी पर अपना जल तीव्र वर्षा के रूप में बरसा रहे हैं। वे आकाश को छूने वाले, उससे प्रतियोगिता करने वाले धीर वीर एवं अपराजित योद्धा है। निराला जी यहाँ बादलों के सौंदर्य एवं उनकी क्रिया विधि को एक नए रूप से अंकित कर रहे हैं। वे ये बादल इस अर्थ में नए हैं कि इनसे प्रेमी प्रेमिकाओं के चित्र को आनंद नहीं अपितु क्रांति का स्वर, क्रांति की चेतना और उसे गति मिलती है। ये अभावों को दूर करने वाले, ध्वंस के पश्चात नव निर्माण करने वाले बादल हैं। यही कारण है कि प्रहार से छत विछत हो जाने पर भी कवि इन्हें अचल एवं अदम्य योद्धा के रूप में चित्रित करता है। चलो प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बादल किस प्रकार धरती पर बरस रहे हैं? दूसरा प्रश्न है, बादलों के बरसने का संसार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? नंबर तीसरा प्रश्न है, बादलों का शरीर कैसा है? और नंबर चौथा प्रश्न है, इस काव्यांश में बादल की समानता कवि ने किससे की है? चलिए एक एक उत्तर देखते हैं बच्चों। पहला है, बादल बार बार गर्जना करते हुए मूसलाधार रूप में धरती पर बरस रहे हैं। नंबर 2 है, बादलों से बरसने पर उनकी भयंकर गर्जना को सुनकर समस्त संसार भयभीत होकर अपना हृदय थाम लेता है। नंबर 3 है, बादलों के अंग प्रत्यंग में बिजलियां समाई हैं। अब बिजली रूपी तलवारों से बादलों का शरीर आहत हो रहा है, फिर भी वे घनघोर वर्षा करते हुए स्थित हैं। वे हिम्मत नहीं हारते, वे गगन स्पर्शी हैं। चौथे प्रश्न का उत्तर है, इस काव्यांश में कवि ने बादलों की समानता युद्धरत, अभ्यत, अदम्य, साहसी एवं अचल वीर योद्धा से दर्शाई है। वे उस वीर गंभीर सेनानी के समान हैं जो अपने कर्तव्य के पीछे नहीं हटता, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आ जाएं। अब अगला प्रश्न है, काव्यांश के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। नंबर 2 है, काव्यांश में बादलों के लिए प्रयुक्त किन्हीं 2 विशेषणों को बताइए। और नंबर तीसरा प्रश्न है, कविता में किस युग का स्वर मिलता है? तो चलते हैं एक एक प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो पहले का उत्तर है, इस कविता की भाषा छायावादी काव्य भाषा के रूप में लाक्षणिक एवं तत्सम शब्दों प्रधान है। बादल यहाँ अप्रतिहत योद्धा के रूप में चित्रित किए गए हैं। बादलों का गर्जन क्रांति के उद्घोष का प्रतीक है और उनका अचल वर्षण कभी न हार मानने वाले सेनानी का वस्तुतः है। इस कविता में पराधीनता काल में हो रहे स्वतंत्रता संघर्ष की भी प्रतिध्वनि है। समाज की जर्जर एवं शोषण मूलक व्यवस्था का विनाश करने वाला क्रांतिकारी प्रतिनिधि है बादल। नंबर 2 है, काव्यांशों में बादल को अशनिपात से शापित तथा गगन स्पर्शी धीर कहा गया है।
अग्निपात से स्थापित कहने में बादलों के शरीर के बिजली द्वारा आहत होने तथा गगन स्पर्शी कहने में उनके वायुमंडल में तीव्र प्रवाह की व्यंजना है। यह उनकी उच्चता का भी सूचक बिंब है। नंबर 30 प्रश्न का उत्तर है, कविता में प्रगतिवादी युग का स्वर मिलता है क्योंकि बादल प्रतीक के माध्यम से कवि समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन का आकांक्षी है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। शब्द अर्थ की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहले लघु भार का मतलब हल्के, शल्य मीन्स हरियाली, अपार मीन्स बहुत, रव मीन्स शोर, विप्लव मीन्स विनाश, अट्टालिका मीन्स महल, आतंक भवन भय का निवास, पंख मीन्स कीचड़, प्लवन मीन्स बाढ़, क्षुद्र मीन्स तुच्छ, प्रफुल्ल मीन्स प्रसन्न, शैशव मीन्स बचपन, सुकुमार मीन्स कोमल। चलिए इसके संदर्भ की बात करते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत चर्चित कविता बादल राग से उद्धृत है। प्रसंग की भी बात कर लो। निराला इस काव्य पंक्तियों में बादलों के बरसने से उत्पन्न वातावरण तथा उसके वर्षण के विभिन्न प्रभावों का प्राकृतिक एवं सामाजिक दर्शन में चित्रण करते हैं। व्याख्या भी देखते हैं बच्चों, क्या है इसकी। कवि कहते हैं कि बादलों के गर्जन वर्षण से जहां बड़े बड़े पर्वत खंडित हो जाते हैं, वहीं छोटे छोटे पौधे अपने हल्केपन के कारण झूमते हैं और खुश होते हैं, मानो वे हाथ हिला हिलाकर तुम्हारे आगमन का स्वागत करते हैं। वे बार बार आने का निमंत्रण देते हैं। इस क्रांति में उन्हें ही लाभ पहुंचता है, अर्थात क्रांति के आगमन से पूंजीपति वर्ग तो बुरी तरह हिल जाता है क्योंकि उसमें उन्हें अपना विनाश दिखाई देता है। किसान मजदूर वर्ग क्रांति के आगमन से प्रसन्नचित हो जाता है क्योंकि क्रांति का सर्वाधिक लाभ उन्हीं को पहुंचता है। कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन गरीबों की आतंकित करने के केंद्र हैं। इनमें रहने वाले गरीबों पर अत्याचार करते रहते हैं। भयंकर जल प्लवक कीचड़ पर ही होता है। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी पृथ्वी को ही डुबोती है। ठीक इस तरह क्रांति रूपी जल विप्लव पापपूर्ण जीवन जीने वाले पूंजीपतियों को ही अपने तेज बहाव में बहाकर ले जाता है। यही जल सब जब छोटे से कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो छोटा सा कमल और अधिक शोभा पाता है। भाव यह है कि क्रांति का सुफल शोषित वर्ग को प्राप्त होता है। चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला है, बादलों के बरसने पर छोटे पौधों एवं फसलों पर कैसा प्रभाव पड़ता है। दूसरा है, विप्लव राव से छोटे ही हैं शोभा पाते के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। नंबर तीसरा है, काव्यांश में अट्टालिकाओं को आतंक भवन कहा गया है, क्यों। नंबर पांचवा है, पंख जलज एवं शिशु शरीर पर बादलों के बरसने का कैसा प्रभाव कवि चित्रित किया है। चलो देखते हैं, उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहले ये उत्तर पहले का है, बादलों के बरसने पर लघुकाय पौधे एवं फसलें नव जीवन एवं हरियाली पाकर हंसते हैं और लहराते दिखाई देते हैं। उनका लहराना कवि को हाथ हिलाने जैसा प्रतीत होता है। दूसरे का उत्तर है, विप्लव शब्द यहाँ दोहरी अर्थ व्यंजना के साथ प्रयुक्त हुआ है। कवि कहना चाहता है कि बादल जल के रूप में जो विप्लव उपस्थित करते हैं उससे छोटे पौधे अर्थात समाज का निम्न वर्ग लाभान्वित होता है। दूसरा अर्थ क्रांति से संबंधित है। समाज का छोटा अर्थात शोषित
वंचित एवं निम्न वर्ग ही सामाजिक क्रांति का सूत्रधार बनता है और वही इसके फलस्वरूप हुए परिवर्तनों से लाभान्वित होता है। नंबर तीसरा है काव्यांश में अट्टालिकाएं धनी और शोषक वर्ग के निवास स्थान के रूप में चित्रित की गई हैं। कवि कहता है कि इनमें समाज को अपने धन एवं सामर्थ्य के बल से आतंकित कर उसका शोषण करने और उसे दीनहीन बना देने वाला धनी एवं सुविधाजीवी वर्ग रहता है। इसलिए ये अट्टालिकाएं आतंक भवन का पर्याय हैं। नंबर 5वें का उत्तर है बच्चों, पंख पर जल प्लवन के रूप में, जलज पर प्रसन्नता के रूप में तथा शिशु शरीर पर रोगाग्रस्त के रूप में प्रभाव डालने के बावजूद जल वर्षण के चारों तरफ हंसी एवं उल्लास का संचार होता है। चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। काव्यांश के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। और नंबर 2 है काव्यांश में प्रयुक्त तत्सम तथा तत्सम या वस्तुनिष्ठ शब्दों के बारे में बताइए। नंबर 3 है काव्यांश में प्रयुक्त प्रतीक व्यंजना पर प्रकाश डालिए। तो चलिए एक एक उत्तर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहला है काव्यांश की भाषा प्रतीकात्मक एवं बिंब प्रधान तथा लाक्षणिक है, जो कवि की काव्य शैली का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। नंबर 2 है काव्यांश में सस्य विप्लव रव अट्टालिका भवन प्लवन जलज नीर शोक शैशव आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द संस्कृत में भी इसी रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसी कारण ये तत्सम अर्थात उसके समान यानी संस्कृत के समान कहे जाते हैं। अगले प्रश्न का उत्तर है प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया है। इसमें प्रयुक्त शब्द पंख निम्न वर्ग का, जलज धनी वर्ग के बच्चों का तथा जल विप्लव प्लवन क्रांति की भीषणता का प्रतीक है। प्राकृतिक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग करते हुए बादल को क्रांतिकारी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह पंख शोषित वर्ग का तथा अट्टालिका सुविधा संपन्न वर्ग का प्रतीक है। रुद्ध कोश है क्षुब्ध तोष, अंगना अंग से लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बहु और है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, हाड़ मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। तो चलिए शब्दार्थ की तरफ बढ़ते हैं। रुद्ध रुका हुआ है, मतलब रुद्ध मीन्स कोप मीन्स खजाना, क्षुब्ध मीन्स क्रुद्ध, तोष मीन्स संतोष, अंगना मीन्स पत्नी, अंगना मीन्स पत्नी, अंक मीन्स गोद, अंग मीन्स शरीर, त्रस्त मीन्स भयभीत, जीर्ण मीन्स पुरानी, जर्जर मीन्स पुरानी या जर्जर, बाहु मीन्स भुजा, शीर्ण मीन्स कमजोर, अधीर मीन्स व्याकुल है, विप्लव मीन्स विनाश, पारावार समुद्र। संदर्भ चलो देखते हैं बच्चों। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की अत्यंत चर्चित कविता बादल राग से उद्धृत है। चलते हैं इसके प्रसंग की तरफ बच्चों। कवि विराट बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से जीवन एवं जगत का विस्तृत चित्रण किया है। कविता के इन पंक्तियों में समाज के शोक एवं शोषित वर्ग एवं सुविधा विहीन निर्धन वर्ग का चित्रण किया है। व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है। उनके खजानों में अथाह धन जमा रखा है, फिर भी अधिकाधिक धन जमा करने की उनकी लालसा कम नहीं हुई है। इन्हें अभी भी संतोष नहीं हुआ है। क्रांति की भीषण गर्जना सुनकर ये शोषक इतने भयभीत हो जाते हैं कि अपनी सुंदर स्त्रियों के आलिंगन पास में बंधे होने पर भी कांपते हैं। उनकी सुख शांति भंग हो जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं और मुख ढक लिया है। उन पर क्रांति का आतंक बुरी तरह छा गया है। कवि कहते हैं कि हे क्रांतिकारी,
बादल देखो, किसान तुमको अधीर होकर बुला रहा है। उसकी भुजाएं जर्जर और थकी हुई हैं और उसका शरीर दुर्बल हो चुका है। उसने जिस समृद्धि और संपन्नता का अर्जन करने के लिए अपना पूरा जीवन तथा शक्ति लगा दी थी, उसी समृद्धि ने उनका जीवन शक्ति को चूस लिया। पूंजीपतियों ने उनका शोषण करके उनकी कमाई पर अधिकार कर लिया है। अब वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है। उसका रक्त मांस सब नष्ट हो चुका है। हे बादल, तुम जीवनदायी जल के सागर हो। तुम ही जल की वर्षा करके उनकी रक्षा कर सकते हो। तुम ही क्रांति का सृजन कर उसे इस शोषण से मुक्ति दिला सकते हो। चलिए अब प्रश्नों को देखते हैं। कुछ अन्य प्रश्न है। कवि ने विप्लव के वीर कहकर किसको संबोधित किया है? उसे इस प्रकार संबोधित करने वाला क्या कारण है? नंबर 2 है कृषक की अधीरता का क्या कारण है? नंबर 3 है चूस लिया है इसका सार में कवि का संकेत किस ओर है? नंबर 4 है बादल को जीवन का पारावार क्यों कहा गया है? तो चलो उत्तर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। ये पहले का उत्तर है, कवि ने बादल को विप्लव का वीर कहकर संबोधित किया है। कवि ने बादल में क्रांति के प्रेरक की कल्पना की है। बादल वीर क्रांतिकारी हैं जो किसान को शोषण से बचा सकता है। दूसरे का उत्तर है कृषक जल के अभाव में अपनी फसलों को सूखता देखकर अधीर हो उठता है। वह बादल से पानी बरसने की आशा करता है। कवि का संकेत यह है कि शोषक पूंजीपतियों ने किसान से उसकी सारी कमाई छीन ली है। वह उनके शोषण का शिकार हो गया है। इससे वह व्याकुल होकर क्रांति की प्रतीक्षा कर रहा है। तीसरे का उत्तर है चूस लिया है उसका सार में कवि का संकेत है कि पूंजीपतियों ने किसान का अत्यंत शोषण किया है। खेत में परिश्रम करके किसान ने जो धन कमाया था उस पर पूंजीपतियों का अधिकार हो गया है। सर्वहारा किसान का रक्त तक चूस लिया है। अब तो शरीर में केवल हड्डियां ही बाकी बची हैं। चौथे का उत्तर है बादल पानी की वर्षा करते हैं। इससे किसानों की खेती हरी भरी रहती है और पौधों को नव जीवन मिलता है। कवि ने बादल में क्रांतिकारी वीर की कल्पना की है। क्रांति से ही शोषित और सर्वहारा वर्ग के सदस्य किसान का जीवन रक्षा हो सकती है। वैसे भी जल को जीवन माना गया है, अतः कवि ने बादल को जीवन का पारावार कहकर पुकारा है। प्रश्न है उपर्युक्त काव्यांश की भाषा शैली पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा है इस काव्यांश की रचना पर किस प्रकार विचारधारा का प्रभाव है? नंबर तीसरा है इस काव्यांश के छंद विधान पर टिप्पणी कीजिए। चलिए उत्तर की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहले का उत्तर है उपर्युक्त काव्यांश की भाषा संस्कृत की कोमल कांत पदावली से युक्त खड़ी बोली है जो अत्यंत सरल तथा प्रवाह युक्त है। इसकी शैली चित्रात्मक है। कवि ने किसान की दुर्दशा का सजीव चित्र अंकित किया है। बिंब योजना प्रभावशाली है। दूसरे का उत्तर है इस काव्यांश पर हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी विचारधारा का प्रभाव है। कवि मार्क्सवादी दर्शन से भी प्रभावित है जिसके अनुसार किसान मजदूरों की शोषण से मुक्ति केवल जनवादी क्रांति से ही संभव है। नंबर तीसरा है कवि ने इस काव्यांश के लिए मुक्त छंद का प्रयोग किया है। इसकी पंक्तियां छोटी बड़ी हैं। इसमें प्रथम 3-3 पंक्तियां तुकांत हैं। इसमें लयात्मक तथा प्रवाह है। कवि ने अंग्रेजी में ब्लैक वर्स छंद को हिंदी में प्रयोग किया है। चलिए प्रश्न उत्तर देखते हैं। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? तो उत्तर देखते हैं बच्चों। अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया वंचितों की क्रांति को कहा गया है क्योंकि शोषक वर्ग किसान मजदूर के शोषण स्वरूप सुख सुविधाओं का उपभोग करता है। क्रांति सजगता का पर्याय है
वंचित की सजगता से सुख भोग के आदि इनके अस्थिर सुखों की इनसे छीनने का भय इन्हें सतत सताता रहता है। दूसरा प्रश्न है, अश्नि पाद से स्थापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर है ये अश्नि अश्निपात से स्थापित उन्नत सत सत वीर पंक्ति से कवि ने क्रांति के विरोधी पूंजीपति सामंती वर्ग की ओर संकेत किया है। कवि मानता है कि जिस प्रकार क्रांति का प्रतिनिधि बादल अपने से उन्नत पहाड़ की चोटियों को अपने वज्रघात से छत विछत कर सकता है, उसी प्रकार समाज के शोषित वर्ग की क्रांतिकारी चेतना शोषक पूंजीवादी सामंत शक्तियों को अपने प्रहार से व्यक्त कर सकती है। जिस प्रकार अश्निपात से पर्वत की चोटियां छत विछत होती हैं, उसी प्रकार क्रांति के प्रहार से बड़े बड़े धन पशु भी धराशायी हो जाते हैं। प्रश्न है आगे, विप्लव राव से छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में विप्लव राव से क्या तात्पर्य है? छोटे ही हैं शोभा पाते ऐसा क्यों कहा गया है? तो उत्तर है बच्चों, विप्लव राव का तात्पर्य है क्रांति या सामाजिक क्रांति से है। ऐसे परिवर्तन समाज के कमजोर, वंचित तथा शोषण के शिकार लोगों को नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। छोटे ही हैं शोभा पाते इसलिए कहा गया है क्योंकि क्रांति से समाज के जो आम लोग हैं, जो गरीब, कमजोर तथा विकास की धारा से काफी पीछे छूटने वाले लोग हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को कविता रेखांकित करती है? तो उत्तर है बच्चों, बादलों के आगमन से गर्मी से तपती हुई झुलसी धरती नया जीवन एवं रूपी ग्रहण करती है, जीवन एवं रूप ग्रहण करती है। गर्मी के कारण अकाल की चिंता से व्याकुल किसानों को राहत मिलती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नव जीवन की आशा में सिर ऊंचा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। चलिए व्याख्या करनी है। नंबर 1 है इसमें, तीरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के हृदय दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। तो उत्तर है बच्चों, कवि के अनुसार वायु रूपी सागर पर बादल तैर रहे हैं, इस प्रकार से घुमड़ घुमड़ कर आकाश में आच्छादित हैं, जैसे अस्थायी सुखों पर दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। वे इस संसार के दुखी हृदयों के लिए विनाशकारी खेल खेल रहे हैं। उनके छल का विनाशकारी स्वरूप देखकर ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि को उनकी क्रूरता झेलनी पड़ेगी, अर्थात इस संसार में शोषक वर्ग शोषित वर्ग का शोषण कर रहा है। इस शोषित वर्ग के जीवन में दुख व पीड़ा विद्यमान है। ऐसे में बादल क्रांति दूत बनकर शोषक वर्ग व शोषण की पीड़ा को डुबा डालना चाहते हैं। नंबर 2 है, अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन है, सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव प्लवन। तो उत्तर है बच्चों, कवि कहता है कि ऊंचे ऊंचे भवन व इमारतें वास्तव में इतने ऊंचे एवं महान नहीं हैं, ये तो अनेक मजदूरों के शोषण एवं उनकी मेहनत के परिणाम हैं। ये तो भय व त्रास के जनक हैं। इनमें निवास करने वाले पूंजीपति सदैव भयभीत रहते हैं। जल की विनाश लीला तो सदा पंख पर ही होती है। पंख में बाढ़ और विनाश का दृश्य उपस्थित होता है, अर्थात क्रांति का जन्म तो समाज के निम्न वर्ग में ही होता है। समाज का यही सर्वहारा वर्ग क्रांति द्वारा परिवर्तन लाता है। प्रश्न है, पूरी कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, आपको प्रकृति का कौन सा मानवीय रूप पसंद आया और क्यों? तो उत्तर है बच्चों, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, सस्य अपार हिल हिल खिल खिल, हाथ हिलाते तुझे बुलाते।
मुझे उपयुक्त अंश जिसमें कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है सर्वाधिक पसंद आया। जब बादलों के आगमन से प्रकृति में मूसलाधार जल वृष्टि होती है और उससे मगन में आशा का संचार होता है, उससे उसके मन में आशा का संचार होता है। धरती के भीतर सुप्त अंकुर अपना सिर ऊंचा करके बादलों को ताकने लगते हैं। नन्हे पौधे अपनी प्रसन्नता हाथ हिलाकर अभिव्यक्त करते हैं, क्योंकि जब भी विप्लव होगा तो उनका श्रेष्ठ परिणाम नन्हे लघु रूप वाले पौधों को ही प्राप्त होगा। कविता में रूपक अलंकार का प्रयोग कहाँ हुआ है? संबंधित वाक्यांशों को छांट कर देखिए। तो उत्तर है बच्चों नंबर 1 तीर्थी है समीर सागर पर, दूसरा है यह तेरी रणतरी, नंबर तीसरा है घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, नंबर चौथा है विप्लव के बादल, नंबर पांचवा है विप्लव के वीर, नंबर छठा है जीवन के पारावार, नंबर सातवां है अस्थिर सुख पर दुख की छाया। प्रश्न है इस कविता में बादल के लिए ए विप्लव के वीर, ए जीवन के पारावार जैसे संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है। बादल राग कविता के शेष 5 खंडों में भी कई संबोधनों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अरे वर्षा के हर्ष, मेरे पागल बादल, ए निर्बंध, ए स्वच्छंद, ए उद्दाम, ए सम्राट, ए विप्लव के प्लवन, अय अनंत के चंचल, शिशु सुकुमार। उपर्युक्त संबोधनों की व्याख्या करें तथा बताएं कि बादल के लिए इन संबोधनों का क्या औचित्य है। तो चलो बच्चों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। तो ये उत्तर है अरे वर्ष के हर्ष यानी जड़ चेतना के हर्ष के प्रतीक के रूप में बादलों के निमित्त संबोधन। मेरे पागल बादल अपल तत्वावश मद मस्ती के प्रतीक के रूप में बादल को संबोधित। अय निर्बद्ध सीमा एवं बंध रहित के रूप में बादल हेतु संबोधन। अय स्वच्छंद बादल को सर्वथा स्वतंत्र रूप में संबोधित किया गया है। अय उद्दाम भयभीत होने के रूप में बादलों हेतु संबोधन है। अय सम्राट उदात्त भाव से सर्वशक्तिशाली के रूप में बादलों के लिए संबोधन। अय विप्लव के प्लवन क्रांति व प्रलय के रूप में बादल हेतु संबोधन। अय अनंत के चंचल शिशु सुकुमार बाल सुलभ निश्चलता चंचलता व कोमलता के प्रति रूप में बादल हेतु संबोधन। उपर्युक्त संबोधन की व्याख्या से स्पष्ट है कि कवि द्वारा बादल के लिए निमित्त किए गए उपरोक्त संबोधन सर्वथा सार्थक व औचित्य से परिपूर्ण है। प्रश्न है कवि बादलों को किस रूप में देखता है? तो कालिदास ने मेघदूत काव्यों में मेघों को दूत के रूप में देखा। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। तो उत्तर है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल राग कविता के अंतर्गत बादल को क्रांति के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा है। बादल नवजीवन के प्रतीक हैं। बादल ग्रीष्म के भीषण ताप जैसे निरंकुशता को समाप्त कर धरती के नीचे सोए अंकुर के मन में आकांक्षाओं को गति प्रदान करता है। बादल राग कविता में कवि ने विविध बिंबों तथा प्रतीकों के माध्यम से बादल के क्रांतिकारी स्वरूप का वर्णन किया है। कालिदास का बादल प्रेमी प्रेमिका का महत्वपूर्ण संदेशवाहक है। संस्कृत काव्यों में परंपरागत साहित्य में बादल प्रायः इसी रूप में आए हैं। निराला ने बादल को किसानों का हितैषी माना है, जो अपनी बूंदे किसान को देखकर खाद्यान्न उपजाने में मदद करता है। इस प्रकार बादल भी श्रमजीवी है। अगला प्रश्न है कविता को प्रभावी बनाने के लिए कवि विशेषणों का सायास प्रयोग करता है, जैसे अस्थिर सुख, सुख के साथ अस्थिर विशेषण के प्रयोग ने सुख के अर्थ में विशेष प्रभाव पैदा कर दिया है। ऐसे अन्य विशेषणों को कविता में से छांट कर लिखें तथा बताएं
कि ऐसे शब्द प्रयोग से कविता के अर्थ में क्या विशेष प्रभाव पैदा हुआ। उत्तर है दग्ध हृदय। हृदय के साथ दग्ध लगने से मन की पीड़ा दुख प्रकट हो रहा है। इससे यातनाएं एवं शोषण की अभिव्यक्ति हुई है। निर्दय विप्लव, विप्लव के साथ निर्दय लगाने से वह दयाहीन और क्रूर हो गया है। सुप्त अंकुर, सुप्त विशेषणों के बीजों के मिट्टी में दबे होने का द्योतक है। घोर वज्र हुंकार के साथ प्रयुक्त घोर एवं वज्र विशेषण भयावहता का संचरण करते हैं, यानी संचरण करते हैं। छत विछत, हत अचल शरीर, शरीर की दुर्दशा यानी उसकी घायल स्थिति की ओर संकेत करते हैं। प्रफुल्ल जलद, कमल की प्रसन्नता और उसके खिलने की अभिव्यक्ति होती है। रुद्ध कोपह, रुद्ध विशेषण संचित धन की ओर संकेत करते हैं। अगला प्रश्न है, विप्लव के बादल की ओर गर्जना का धनी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा है। बादल राग कविता के आधार पर बताइए। तो उत्तर है बच्चों, समाज का धनी वर्ग प्रभुत्वशाली है। यह वर्ग पूंजीवादी तथा सामंती है। इसे किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से भय होता है। यह वर्ग शोषण की बुनियादी पर टिका होता है। कमजोर, वंचित तथा पिछड़े लोग इसके शिकार बनते हैं। लेकिन जब दबी कुचली जनता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगती है तो शोषक वर्ग भयभीत हो जाता है। विप्लव के बादल जब घोर गर्जना करते हैं तो धनी वर्ग अपने विनाश, मृत्यु तथा लूटने की आशंका को से त्रस्त हो जाता है। ऐसा धनी वर्ग अपने महल के शयन कक्ष में भी भयभीत दिखता है। उसे अपनी अस्तित्व तथा शोषण की प्रक्रिया के अंत का बोध करने के लिए विवश कर देता है। में नव जीवन का संचार करता है। कवि ने धरती के नीचे सोए पड़े अंकुर का भी मानवीकरण किया है। ये अंकुर वर्षा की बूंदें पाकर ऊपर उठने के लिए आकुल रहते हैं। बादल की क्रांतिकारी चेतना का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव सुप्त अंकुर पर ही पड़ता है। प्रश्न है, बादल राग कविता के आधार पर भाव स्पष्ट कीजिए। विप्लव रव से छोटे ही है शोभा पाते। तो उत्तर है बच्चों, यहाँ विप्लव रव से तात्पर्य क्रांति रूपी गर्जना से है। जब क्रांति होती है तो पूंजीपति वर्ग को अपनी सत्ता छीनने का भय लगने लगता है। उन्हें अपना साम्राज्य बिखरता लुटता नजर आने लगता है। इन क्रांति का सर्वाधिक लाभ शोषित वर्ग को ही मिलता है। उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। जो प्राप्त हो जाए वही उनके लिए बहुमूल्य है। प्रश्न है, बादल राग कविता में कवि ने अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा है। तो उत्तर है बच्चों, बादल राग कविता में कवि ने लिखा है कि अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, क्योंकि समाज का प्रभुत्वशाली पूंजीपति वर्ग इन महलों में निवास करता है। महलों में निवास करने वाला करता है। महलों में निवास करने वाला यह वर्ग हमेशा क्रांति के भय से सशंकित रहता है। उसका भय, उसकी आशंका इस महल का नहीं रहने देता, बल्कि आतंक भवन बना देते हैं। इस वर्ग का अस्तित्व शोषण एवं दमन में निहित है। इसलिए जब शोषक वर्ग क्रांति की बात सुनाता है तो उसके अंदर आतंक भर जाता है। प्रश्न है, सुरक्षित तथा संपन्न वर्ग शोषित वर्ग के विप्लव की संभावना से भयभीत क्यों रहता है। तो उत्तर है, शोषण के बल पर संपन्न तथा सुरक्षित बनने वाला वर्ग शोषित लोगों के विप्लव की आशंका से भयभीत हो जाता है। विनाश तथा क्रांति की संभावना के कारण वह
कांपने लगता है, उसे पाता है कि उसका अस्तित्व शोषण पर आधारित है। उसकी अट्टालिका कमजोर वर्गों की मेहनत का परिणाम है। इसलिए ऐसे लोगों को यह त्रास की स्थिति में ला देता है। यह सुरक्षित तथा संपन्न वर्ग महल के भीतर आतंक के साथ अपने दिन व्यतीत करता है। प्रश्न है, बादल राग कविता में प्रकृति का मानवीकरण किस रूप में किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, बादल राग कविता में बादल क्रांति के प्रतिनिधि के रूप में सामने आया है। कवि निराला ने बादल का मानवीकरण किया है। बादल सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनता है। वह तड़ितों से छत विछत होने के बाद भी एक योद्धा की तरह गर्जन वर्षण के माध्यम से प्रकृति में नवजीवन का संचार करता है। कवि ने धरती के नीचे सोए पड़े अंकुर का भी मानवीकरण किया है। ये अंकुर वर्षा की बूंदें पाकर ऊपर उठने के लिए आकुल रहते हैं। बादल की क्रांतिकारी चेतना का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव सुप्त अंकुर पर ही पड़ता है। प्रश्न है, क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा मुख ढापना किस मानसिकता का द्योतक है? बादल राग कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, क्रांति की गर्जना से शोषक वर्ग भयभीत हो उठता है। जिन मजदूरों का लहू चूस कर उसने अपनी अथाह संपत्ति जोड़ी है, इस क्रांति से उसे अपने अधिकार और संपत्ति छीनने का भय सताने लगता है। मुंह ढांपना उसकी भयभीत मानसिकता का द्योतक है। वह ऊंची इमारतों में रहकर भी डरा हुआ है। और इसी के साथ ये लेसन समाप्त हो रहा है बच्चों। नीचे लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं RS प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।